बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, मरी में एक होलनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया और ये दर्दनाक वाक़या मरी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मरी में जो है वो ये इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। हुकूमत को ख्याल तब आता है जब कोई हादसा हो चुका होता है। हुकूमत को ख्याल तब आता है जब हादसा गुजरने के बाद, जब लोग शोर शराबा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद हुकूमत को ख्याल आता है। लेकिन हुकूमत को पहले ख्याल नहीं आता। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं कि मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो गई हैं और होटल्स के रेट जो है वो बढ़ गए हैं। तो जनाब फवाद चौधरी साहब, मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल होने के बाद आपको ख्याल नहीं आया कि वहां पर डिजास्टर हो सकता है? आपको ख्याल नहीं आया कि वहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है? जबकि मरी में गाड़ियों की जो तादाद है वो 1 लाख से भी ज्यादा की थी और वहां पर जो कैपेसिटी है वो 5 से 10 हजार गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी है। वहां पर होटल्स के किरायों को मैनेज करना और होटल्स के किरायों को कंट्रोल करना किसका काम है? फवाद चौधरी साहब, आपसे एक और सवाल है कि वहां पर जब 1 लाख गाड़ियां दाखिल हुई तो आपने गाड़ियों को रोका क्यों नहीं और इंतजामात क्यों नहीं किए? 1 लाख गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे, तकरीबन अगर 1 लाख गाड़ियां हैं तो वहां पर 3 से 4 लाख लोग जरूर आए होंगे। तो इन 3-4 लाख लोगों को संभालने की कैपेसिटी जब मरी में नहीं है तो आपने इनको जाने की इजाजत क्यों दी? फवाद चौधरी साहब, एक सवाल और भी है कि जब आपको पता था कि वहां पर जो है ये लोग जाएंगे तो वहां के होटल को किराया जो है वो बढ़ जाएगा और इतने सारे लोग स्टे कहां करेंगे? आप डायरेक्ट जो है वो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, तो आपके पास तो तमाम तर इतलात होंगी मौसम के हवाले से कि कितना हैवी स्नोफॉल जो है वो होना है और रास्ते जो है वो हमारे रास्तों की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारी गाड़ियों को संभाल सके। रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं और इस ठंड में वो जो सयाह हैं, वो जो मुसाफिर हैं, वो इस ठंड में उनका क्या हाल हो सकता है? और ऐसे किसी हादसे को रोकने के लिए आपने कोई बंदोबस्त किया? आपने कोई रेस्क्यू टीम तश्कील दी? आपने वहां पर कोई मैनेजमेंट फोर्स तश्कील दी कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसे की इतलात हमारे पास आएंगी तो हम जो है वो उसे रोक पाएंगे और हम जो है वो उसे संभाल पाएंगे? लेकिन मसला यहां पर कुछ और है। मसला यहां पर यह है कि जब हमारे मिनिस्टर्स, और वो भी विफाकी मिनिस्टर्स, किन्हीं और ही कामों में मसरूफ हों तो ऐसी चीजें उनके ज़हनो गुमान में नहीं आ सकती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान में सयाहत तबाह हो सकती है। ये जो फेडरल मिनिस्ट्री है और जो इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इनका एंगल देखने का कुछ और ही था। इनका एंगल ये था कि हमारे यहाँ इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर रही है, सयाहत बहुत बढ़ गई है, इसलिए इतने लोग चले गए। लेकिन कोई ख्याल नहीं आया कि ये हादसा जो है ये हादसा भी हो सकता है। इनको ये ख्याल नहीं आया कि खुदा न खास्ता वहां पर एक गाड़ी भी ब्लॉक हो गई तो पीछे का पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा और वो गाड़ियां रात देर तक फंसी रहेंगी। बहुत दफा रेस्क्यू टीम्स को कॉल करने के बावजूद कोई रेस्क्यू टीम टाइम पर नहीं पहुंच सकी। बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक फेडरल मिनिस्ट्री के ऊपर भी और मैनेजमेंट के ऊपर भी। और वो डेफिनेटली वो जो आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है वहां पर आर्मी की खुद की रेस्क्यू टीम्स भी होती हैं। अगर टाइम पर इन टीमों को तश्कील दे दिया जाता, उनको इजाजत दी जाती, इनकी मैनेजमेंट प्रॉपर होती तो ये हादसा पेश ना आता और बहुत सारी कीमती जानें जो है वो इस हादसे से बच सकती थी। लेकिन हम तो कहीं और मसरूफ हैं। आज के प्रोग्राम के लिए शेख रशीद साहब को सुबह से लेकर शाम तक कोई 3-4 कॉल्स कर चुका हूं। उनके पीए उठाते हैं और वो कहते हैं कि शेख रशीद साहब मसरूफ हैं। मुझसे बात करने के लिए और अवामी बात करने के लिए शेख रशीद साहब के पास
ज़रा सा भी वक्त नहीं है कि वो एक मैसेज करके पूछ लें कि खैरियत तो है कि एक साफ़ी अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहा है या आपसे बात करना चाह रहा है, जाहिर है वो आपसे गपशप नहीं करना चाहता, वो आपसे सवाल ही करना चाहता है या आपसे कोई बात ही करना चाहता है। तो बात यहाँ पर यह है कि शेख रशीद साहब खुद किन कामों में मसरूफ़ हैं और हमारे मुल्क की सालमियत किस हाल में है, हमारी मुल्क की सिक्योरिटी किस हाल में है। आइए आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दें एक निजी प्रोग्राम पर शेख रशीद साहब के साथ क्या हुआ, पहले ये क्लिप देखिए। ट्राई करें फोन लाओ, फोन कहां गया माइक के करीब। ओके, शेखू के नाम से सेव किया कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें, मैं बिजी। प्लीज अभी बात करें ना, है नहीं, अभी बात करें। अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें। मैंने नाज़रीन क्लिप आपने देखा कि एक खातून जो पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि वो खातून जो है वो एक टिकटॉकर है और वो एक टिकटॉकर का फ़ोन शेख रशीद साहब उठाते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में हो चाहे वो कहीं भी हो, वो एक टिकटॉकर का फ़ोन उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाद में कॉल कीजिएगा। मतलब बाद में कॉल करने का मकसद ये है कि इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया और उनको जवाब ज़रूर दिया। तो आप ये सोचें कि जब इतने गहरे ताल्लुकात होते हैं, एक टिकटॉकर के इतने गहरे ताल्लुकात एक इंटीरियर मिनिस्टर से होंगे, तो सोचें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किन हालात में है, सोचें पाकिस्तान की सिक्योरिटी किन हाथों में है। सोचें कि पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज आपको रिपोर्ट करती हैं, पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पर है और आप क्या कर रहे हैं। और आपको ज़े भी नहीं देता कि जब आप एक पब्लिक के मनसब पर हो और पूरे पाकिस्तान की जानें जो हैं वो आपके हाथ में हो, पूरे पाकिस्तान की जानें जो हैं उनको उनका जिम्मा आपके ऊपर हो, तो आप जो है वो एक लाइव शो में वो एक टिकटॉकर अपना पावर शो करती है कि मैं शेख रशीद साहब, जिनका नाम उन्होंने शेखू के नाम से सेव किया हुआ है, वो शेख रशीद साहब को लाइव मतलब उस प्रोग्राम में ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग वो कॉल करती हैं और कॉल शेख रशीद साहब उठाते भी हैं। तो बात तो ये है कि जब हमारी सिक्योरिटी, जब हमारी मैनेजमेंट, जब हमारी हुकूमतें ऐसे लोगों के हाथ में होंगी तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। फिलहाल नाज़रीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जो है हमारे साथ नुमाइंदा स्टार न्यूज़ सरदार तौकीर साहब। सरदार तौकीर साहब से हम हालात और वाक़यात का जो है ना वो पूछते हैं कि क्या वाक़यात रहे, कैसे जो है वो रेस्क्यू टीमें पहुंची, कितनी अमवात अभी तक जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सरदार आपको प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। तौकीर साहब मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पर, जो फंसे हुए लोग हैं वो रेस्क्यू हो गए हैं, वो अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, और जो लोग जाहिर है बहुत सारों की हालत तशवीशनाक भी होगी तो उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया गया होगा यकीनन, और कितनी अमवात जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी ऐसा है कि गुज़श्ता दिनों भरी का जो एक साने है, अफसोसनाक साने है, जिसमें 23 जो कीमती जानें थी उनका ज़िया हो चुका है, जिसमें से 10 मर्द थे, 10 बच्चे थे और 3 औरतें उनमें शामिल हैं। ठीक है, जो अपनी जान से गए हैं। मरी में जो मौजूद सियाह थे जिनसे बात करने की कोशिश हमने की है, उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर डाल दी है। जी ठीक है। उनका कहना है कि इससे पहले भी हम बर्फबारी में यहाँ आते रहे हैं, बर्फ एंजॉय करने के लिए हम आते रहे हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई ऐसे इंतजामात हमने नहीं देखे। हम मदद के लिए पुकारते रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं था। तो बर्फबारी पहले भी होती थी, लोग फंसते भी थे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा वाकया इससे पहले नहीं हुआ कि गाड़ियों में ही सियाहों की अमवात हो गई हैं। इससे पहले की हुकूमतों में जब बर्फबारी होती थी तो जाहिर बात है डीजी मेट जो हैं वो कोई ना कोई वार्निंग इससे पहले भी जारी करते रहे। इस बार भी उन्होंने 31 दिसंबर को वार्निंग जारी की थी, लेकिन हाईवे पर जो मरी का रोड है उस पर किसी तरह की कोई मशीनरी जो थी वो बर्फ हटाने के लिए मौजूद नहीं थी। जबकि इससे पहले की हुकूमतों में ऐसा होता था कि जैसे ही वार्निंग जारी हो जाती थी तो बर्फ इससे पहले भी पड़ती रही है,
आल्दो कि इस दफा थोड़ी ज्यादा हुई है, लेकिन इससे पहले भी बर्फ जरूर पड़ती रही है। और वो कोई इजलास वगैरह करके उसमें बता देते थे जी कि आपने बर्फ यहाँ से साफ करनी है, और बर्फबारी होती थी और उस ड्यूरिंग स्नोफॉल जो है वो मशीनरी जो थी वो वहाँ पे लगी होती थी और बर्फ जो है वो रोड से हटाई जाती थी। लेकिन इस बार ना तो कोई इजलास देखने में आया कहीं, हालांकि जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि डीजी मेट जो है उन्होंने 31 दिसंबर को वार्निंग जारी कर दी थी कि इस दफा हैवी स्नोफॉल हो सकती है। मुझे हैरत इस बात पर है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान में वसाइल के लिहाज से भी सबसे आगे पंजाब है, लेकिन बेइज्जती की इंतहा है। आप देखें मरी जो पाकिस्तान का एक मशहूर तरीन सियाती मकाम आप जिसे कहते हैं, वहाँ पे हालात ये हैं कि सियाह जो हैं वो फंसे हुए हैं और उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा। और चले अगर कहना ये है इनका जी कि जो मशीनरी थी वो वहां इसलिए नहीं पहुंच सकती थी कि गाड़ी जो है उस पर गाड़ी पर गाड़ी खड़ी है आगे और पहुंच नहीं सकते जी, हम रोड बंद है जी। लेकिन वहां पे जो लोग हैं उनका कहना था, जो सियाह हैं उनका भी यही कहना था कि कितनी यहाँ पे सरकारी इमारत हैं उनको खोल दिया जाता, अगर मशीनरी नहीं पहुंच सकती तो रात गुजारने के लिए वहां पे कोई उनका बंदोबस्त कर दिया जाता। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा जो काम है वो नहीं किया गया। आपने बात की है जी शेख रशीद साहब की कि फोन नहीं उठाते। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप किसी कमिश्नर को कॉल कर रहे हैं या डीसी को कॉल कर रहे हैं वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये आपको क्या जाहिर बात है, किसी साफी जब इनसे कोई सवाल पूछेंगे तो इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, ये तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हुई हैं। ठीक है, ये हालांकि मरी में जो 5000 तकरीबन मेरे ख्याल में 5000 गाड़ियों की गुंजाइश है। ये 1.5 लाख गाड़ियां कहाँ से गई हैं? 1 लाख गाड़ियां क्या कहाँ इनको से रोकने गई हैं? वाला कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। यही चीफ तो असल ट्रैफिक सवाल ऑफिसर है। जो है तैमूर खान, उनका कहना था जी कि शदीद बर्फबारी थी जी, लैंडस्लाइडिंग हुई है और हैवी ट्रैफिक हुई है, तो इसलिए वो थोड़ा दरख्त कहीं गिरे हैं तो वो ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो गई है। तो भाई आपने इतनी गाड़ियां दाखिल क्यों होने दी हैं? यहीं पे आप इनको नीचे रोक सकते। देखें इनका कहना है जी कि पंजाब से तो हमने रोक दिया था, केपी की तरफ से गाड़ियां हैं। मैं आपको बता दूं कि केपी में आप बाड़ियां जो है वो हदूद है, उससे पीछे आप केपी की तरफ अगर आ जाएं तो वहां पे शदीद बर्फबारी होती है, हर साल मरी से ज्यादा बर्फबारी होती है और वहां पे ज्यादा सियाती मकामात हैं। लेकिन उन्होंने हरनोई का एक मकाम है, वहां से गाड़ियों को बंद कर दिया था जाना गलियात की तरफ से। एक ही रास्ता है जो गलियात में एबटाबाद से एंटर होके जाता है, मेन रास्ता। नहीं, तो सवाल ये नहीं है कि वो केपी सेंटर हुई या वो इस्लामाबाद सेंटर हुई, सवाल ये है कि ये जो मैनेजमेंट है ये काम था गवर्नमेंट का। वो केपी सेंटर हुई, वो पहाड़ से आई, वो हेलीकॉप्टर से आई, वो उड़ के आई, वो गाड़ियां एंटर हुई उस रोड पर मरी के मकाम पर, तो आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए थी कि वो आप गाड़ियां चाहे केपी सेंटर होती चाहे वो इस्लामाबाद सेंटर होती, आपको उन गाड़ियों को रोकना चाहिए था। अच्छा तो अगर मुझे ये बताइएगा कि वहां के जो सयाह हैं, आपकी उनसे यकीनन बात हुई होगी, तो उन्होंने बताया कि रेस्क्यू शुरू कब हुआ? देखें उनका कहना था 7 तारीख की सुबह जब ये लोग आए कहीं बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गाड़ियां जो हैं वो बर्फ में दबी हुई हैं और बिल्कुल उनके शीशे बंद हैं। लोगों ने नॉक किया, बर्फ हटाई किसी तरह, लोगों ने नॉक किया। रेस्क्यू का अमल तो बाद में शुरू है, 2 दिन बाद रेस्क्यू का अमल जाके शुरू है। और आज जो है वो सिंगल एक इशारा जो है उसको खोल दिया गया है और तकरीबन शुरू में गुलडाना से संधिया तक 6 से 7 अमवात जो थी वो अगली सुबह रिपोर्ट हो चुकी थी। जो लोगों ने वो वीडियोस वगैरह जो है ना वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी काफी, क्योंकि कोई टीम उस वक्त कहीं भी मौजूद नहीं थी, ना ही कोई रेस्क्यू की टीम मौजूद थी, ना पुलिस की टीम मौजूद थी कि जो उनको रेस्क्यू कर सके। कोई भी ऐसी टीम वहां मौजूद नहीं थी जी। अच्छा। और सियाहों का कहना था कि उनकी गाड़ियां जो हैं वो पूरी की पूरी बर्फ में धंस चुकी थी और मदद के लिए वो पुकार रहे थे, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। अच्छा, मदद के लिए उन्होंने किसी को, जाहिर है वो रेस्क्यूदारों को कॉल की होगी, रेस्क्यूदारों ने जो है वो कान नहीं धरे और इतनी फौरी क्विक एक्शन, रैपिड एक्शन नहीं लिया। तो ये भी बात सुनने में आ रही है, तासुर ये भी दिया जा रहा है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं या जो लोकल वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, जगह इदारों ने तो नहीं किया। जाहिर है वो जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे जो सरकारी इमारतें हैं उनके दरवाजे खोल दिए जाते, एटलीस्ट जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके उन हिफाजती मकामात पर पहुंचाते, गाड़ियां और रोड बाद में क्लियर हो सकते थे लेकिन लोगों की जानें बच सकती थी, उनको अशिया खुर्दनोश और खाने पीने के जो है ना वो वसाइल जो है वो दिए जा सकते थे। ठीक है,
उनका कहना था कि जुम्मे की रात कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो बैरियर मरहबा चौक पर लगाया हुआ है वो ट्रैफिक के लिए अगर खोल दिया जाता तो शायद ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर हो सकती थी, शायद आहिस्ता आहिस्ता से ही लेकिन गाड़ियां गुजर सकती थी। राइट। लेकिन उन्होंने नहीं खोला तो जानी नुकसान जो है वो शायद उस वजह से भी हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि लोगों की जहां तक बात है, देखें मरी में नॉर्मल आप चले जाते हैं नॉर्मल दिनों में तो 3000 का भी आपको कमरा मिल सकता है, 5000 का भी मिल सकता है, इसी तरह का है। लेकिन लोगों ने भी ये जो मुसीबत की घड़ी थी इसमें उन्होंने भी सियाओं को लूटना जो है वो अपना ऐन फर्ज समझे और उन्होंने क्या किया है कि मैं आपको बताऊं कि 500 रुपए की पानी की बोतल तक बेची है। 500 रुपए की। अच्छा, ये सानिया होने के दौरान की बात है जी, जाहिर बात है। अब देखें सानिया हो गया, किसी को प्यास, लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्यास लगी है या बच्चों के दूध का बंदोबस्त है या अंडे, जाहिर बात है सर्दी है तो अंडे भी चाहिए, गर्म चीजें, तो आप यकीन माने कि जिसका जितना हाथ पहुंचा उसने उतना ही किया है। और पहले कमरों के रेट 15,000 फिर 20,000, जब उन्होंने देखा कि अब लोग जो है वो सर्दी से ठठर रहे हैं और इनके साथ इनके छोटे बच्चे भी हैं तो मजबूरी से फायदा उठाने के लिए उन्होंने कमरों का किराया फिर 30,000 से 50,000 और 50,000 से 70,000 तक मांगा गया है। जबकि एक सियाह का ये भी कहना था कि उसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी, ना ही वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उसने अपनी जो बीवी थी उसके जेवरात जो थे वो भी वहां पे रखवाने की कोशिश की है कि तो ये कितना, ये हुकूमत कब जागेगी, कब इनको ये अकल आएगी कि हमने ये चीजें कंट्रोल करनी है, ये हमारा काम है। ये कैसे चीजों को, जब इतने सियाह जा रहे हैं तो डेफिनेटली अल्टीमेटली किराया बढ़ जाएगा, जाहिर डिमांड ज्यादा होगी और चीजें जो है वो कम होगी तो किराया बढ़ जाएगा। तो ये वहां के जो मैनेजमेंट थी उनको सोचना चाहिए था कि एक तो हम इतनी गाड़ियों को एंटर होने ना दें, और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए था कि वो जो सियाहती मकामी होटल है वो पूरा इलाका जो है वो कंटोनमेंट है और बहुत इनको कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था उन इलाकों को कंट्रोल करना कि वो जो इन इलाकों में प्राइस कंट्रोल की जाए या वहां के लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाए कि भाई अपने होटल्स आज के लिए, ये कल के लिए, 2 दिन के लिए फ्री कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो होटलों में आ सके, क्योंकि जाहिर है सबके पास इतनी अमाउंट कैश नहीं हो पाती। जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने जेवर जो है वो रखवाया और उन्होंने कमरा हासिल किया। बहुत शुक्रिया तौकीर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए और बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन से आगाही के लिए। नाज़रीन, बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती, ये तो छोटे छोटे वो इश्यूज हैं जो लोगों ने वहां पर जो है ये किए है लोगों के साथ, सयाहों के साथ। यहां पर एक इशू और है जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है और मेरी नाक़िस नॉलेज के मुताबिक ये है कि वहां के जो मकामी लोग हैं वो खुद भी रोड को ब्लॉक करते हैं। वहां के जो मकामी लोग हैं वो खुद भी रोड को श्रिंक करते हैं, छोटा करते हैं, ताकि लोग, रोड ब्लॉक हो, बर्फ पड़े, रोड ब्लॉक हो, रोड जो है उसमें वो फिसलन, जिसको हम स्लिपरी रोड कहते हैं, वो स्लिप होने लगे और उनसे चैनें खरीदी जाएं। ये मैंने ये बात सुनी और मैं बहुत सारे लोगों के, जो लोग वहां से गए हैं, मैंने उनसे भी सुनी कि ताकि लोग वो टायर में बांधने के लिए गाड़ी में चेन खरीद लें और चेन के थ्रू गाड़ी, जाहिर है वो एक ग्रिप पकड़ती है रोड के ऊपर, और वो चेन के थ्रू जो है वो आगे गाड़ी बढ़ सके और वो चेन अपनी मर्जी के प्राइस पर बेची जाएगी, अपनी मर्जी की कीमत पर बेची जाएगी। पानी की बोतल जिसकी नॉर्मल कीमत 50 से 70 रुपए है, वो एक ऐसे डिजास्टर में जब लोग प्यास से तरस रहे हैं और हम हुसैनी पानी की बोतल 500 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। यहां पर तो छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करने के जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे मरी में, उन्होंने हमें पूरी सूरत हाल से आगाह किया कि मरी में जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं रहे, मरी में मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं रही। मरी में ये चीज़ें मैनेज करना हुकूमत वक्त का काम होता है, मैनेजमेंट का काम है, लेकिन ये कर नहीं पाते, ये कर नहीं सकते। क्या हुकूमत अहल है? क्या इन जानों की जिम्मेदारी किस पर आती है? जो 22-23 जाने, जो कीमती जाने जो है, जिनका ज़िया हुआ, इनकी जिम्मेदारी किस पर आती है? और नाज़रीन, मैं ये दावा करता हूं और शायद ये मैं बिल्कुल बावसूख ज़राए से दावा करता हूं कि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके मुताबिक ये जाने 55 हैं, लेकिन जो वहां की मैनेजमेंट है वो कह रही है कि ये जाने ऑफिशियली 23 लोगों की जो है वो जान गई है। लेकिन रेस्क्यू इदारे क्लेम करते हैं कि जो लाशें हमने उठाई हैं पाकिस्तानियों की वो 55 लोगों की लाशें हैं। तो क्या हम इंटरनेशनल सियाहत को फरोग दे सकेंगे?
खुदा ना खास्ता ये लोग जो इस वक्त जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, ये लोग अगर पाकिस्तानी ना होते, किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते, ये इंटरनेशनल सयाह होते, तो क्या पाकिस्तान में सियाहत फरोख चढ़ती, क्या पाकिस्तान में सियाहत परवान को चढ़ती? इसी वजह से बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सरदार नजाकत अली साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हादसे को किस तरह देखते हैं एज अ रहनुमा ऑफ पीपल्स पार्टी, और वो क्या खुदा ना खास्ता ये हादसा जाहिर है किसी भी शहर में हो सकते हैं, तो उनकी क्या हिकमत अमली रहती, या वो क्या हुकूमत को सजेशन देंगे या क्या पैगाम देंगे, क्या सवाल करेंगे कि ऐसे हादसा दोबारा रोनुमा ना हो? बहुत शुक्रिया सरदार नजाकत अली साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, प्रोग्राम में जो है ना वक्त देने के लिए। नजाकत साहब, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? ये हादसा क्यों पेश आया? गफलत हुकूमत की है, आवाम की है, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ की है, या रेस्क्यू इदारों की है? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि जो आपके पास मालूमात है, मेरे पास भी मालूमात वही है कि जो ऑफिशियल हुकूमत ये फिगर दे रही है, उनके में और जो रेस्क्यू इदारे हैं उनमें कंट्रडिक्शंस हैं। तो आपको पता है कि मैं एक चीज आपको बताऊं कि एक दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो पूरी दुनिया को अप्रिशिएट करता है, पूरी दुनिया में जो टूरिज्म है और जो टूरिस्ट है उनको, और वो बाइल्फाज दीगर वो पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान के लोगों को दावत देता है कि आप आएं और आके स्नोफॉल एंजॉय करें। exactly. और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वही शख्स, कितनी शर्म की बात है कि दूसरे दिन कहता है कि इनको मौसम देख के आना चाहिए था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि लोगों को पहले मौसम की प्रिडिक्शन वगैरह सारी चेक करके आना चाहिए थी। मैं समझ रहा हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अनमैच्योर्ड लोगों की गवर्नमेंट है, जिनके अंदर गवर्नमेंट चलाने की कोई कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान का जो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको दिया गया तोहफा जो है उस्मान बुजदार। और पूरी दुनिया में एक तो पाकिस्तान के अंदर हमारी कीमती जानों का ज़या हुआ है, हमारे शहरियों का, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया कि एक ऐसे मुल्क के अंदर ये हादसा हुआ कि जहाँ का जिस मुल्क का कैपिटल हमारे 2 घंटे या 1.5 घंटे की ड्राइव पे कैपिटल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी चीखें, उनके टेलीफोन कॉल्स, वो ज़ाहिर सारे सरकारी इदारों के अंदर उन्होंने कॉल्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं सुनी, इसलिए कि ये लोग इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनको मुल्क चलाने की वो इनके पास सलाहियत ही नहीं है कि ये चला सकें। लेकिन क्योंकि आज हमारे उन लोगों को अफसोस होता होगा जिन्होंने सिलेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान जैसा आदमी जो काउंसलर बनने के लायक नहीं था, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनकी जितने डबल स्टैंडर्ड हैं वो पूरी दुनिया के सामने हो चुके हैं कि किस तरह इनका डबल स्टैंडर्ड है कि एक दिन ये लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और अपना शादियां ने बजाते हैं कि हमारा टूरिस्ट जो है ना वो इतना टूरिस्ट आ गया, और अगले दिन ही वो उसको वो करता है। सरदार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है वो पीपल्स पार्टी से पीटीआई से जो है रियाज हैदर साहब मौजूद हैं, एमपी हैं। उनको भी हम टेलीफोन लाइन पर लेते हैं और उनसे भी सवाल करते हैं कि ये इनका कसूर जो है वो किसका है। और ये जिस तरह आपने कहा कि एक दिन फवाद चौधरी साहब जो है वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को दावत देते हैं कि 1 लाख गाड़ियां जो है वो मरी में दाखिल हो चुकी हैं, और ये वो देख भी रहे हैं कि 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, उनको पता भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किराए इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके ऊपर इनकी कोई हिकमत हमने तैयार नहीं की कि भाई हम किरायों को कंट्रोल करें, हम 1 लाख गाड़ी को ना दाखिल होने दें, हम इन चीज़ों को रोक सकें। तो बहुत शुक्रिया रियाज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद टेलीफोन लाइन पर, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। रियाज साहब, वही एक सिंपल सा सवाल है कि पीटीआई यहाँ पर क्या कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है चीज़ों को? फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर है इन्फॉर्मेशन के, वो कहते हैं कि 1 लाख गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो गई हैं, और फिर दोबारा वही ट्वीट करते हैं कि लोगों को, बल्कि इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं 2 दिन बाद कि लोगों को इस हादसे में बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन लोगों को वेदर देख के आना चाहिए था। तो आप नहीं समझते कि बहुत कंट्रोवर्शियल है और ये बहुत मिसमैनेज है, ये मिसकम्युनिकेशन है इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है कि क्या बात हुई है, अभी मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड। जी मैं आपको बताता हूँ। रियाज हैदर साहब, हम बात कर रहे हैं मरी के हादसे की। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था जब मरी में बहुत सारा गाड़ियों का रश लग गया था, और इन्होंने ट्वीट किया था कि 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं, और
जो होटल्स के किराए हैं वो बढ़ रहे हैं। ये उनका खुशी में ट्वीट था, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शायद हम इकोनॉमी पाकिस्तान की बूस्ट कर रही है और लोग सैर व तफरी के लिए घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत खुशहाल हैं, इसलिए सैर व तफरी के लिए लोग जो हैं वो इन एरियाज में जा रहे हैं, अपर एरियाज में, ताकि वो स्नोफॉल देख सकें। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मिनिस्टर ये होना चाहिए था कि 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मरी में कैपेसिटी गाड़ियों की पार्किंग की 5 से 10 हजार है, और वहां पे लिमिटेड होटल्स हैं, तो होटल के किराए 1 लाख गाड़ियों की जो अंदर जो लोग मौजूद हैं, 3-4 लाख लोग, उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे होटल्स? और जाहिर है वो बिजनेस है उनका, तो वो किराए ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। तो आप नहीं समझते कि मिस मैनेजमेंट हुई है, जो 5-23 जाने गई है मरी में इस हादसे में, उसका जिम्मेदारी टोटली जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जाती है? जी देखें, इसका जो फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया था, उसका जो अगर हम पस मंजर देखते हैं तो वो उसका पस मंजर बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। यही तो कह रहा हूं, उन्होंने इकोनॉमी के लिए उन्होंने उसको देखा ना कि भाई बहुत खुशहाली पाकिस्तान में आ गई है, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया और लोग जो है वो सियाहती मकामात की तरफ निकलने और सियाहत को फरोग मिल गया। लेकिन सियाहत को मैनेज करना पड़ता है, सियाहत को मैनेज करने के लिए थिंक टैंक चाहिए होता है, मैनेजमेंट फोर्स चाहिए होती है। जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? जी मैं ये आपसे कर रहा हूँ कि उनका जो इस ट्वीट का पस मंजर था वो एक डिफरेंट सिनेरियो में था, और इसको आप हादसे से इस तरीके से आप कनेक्ट ना करें कि जो हादसा हुआ है उसके पस मंजर में इंतजामिया की गफलत हो सकती है। देखें, इंतजामी अमूर चलाने के लिए जो इंतजामिया वहाँ पे मौजूद थी, डीसीस हैं, और वहाँ पे जो मजीद उनकी इंतजामिया है, उन्होंने कंट्रोल भी किया, और उसके मेरे ख्याल हादसे के 24 घंटे के अंदर वहाँ पे फोर्सेस भी पहुंच गई, वहाँ पे एजेंसी के, वहाँ पे इंतजामिया के सब लोग मौजूद थे, ठीक है, जो उस हादसे को रिकवर कर रहे थे। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि ये हादसा एक अलमनाक हादसा है, ठीक है, इस पे पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान अफसोस बात कर रही है, अफसोस कर रही है, एक अफसोसनाक वाकया है। इस पे किसी किस्म की सियासत हम नहीं कर रहे, मगर हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि इतना आजकल मॉडिफाइड दौर है। हम जो बात करते हैं कि एक दिन पहले जो हमारी महकमा मौसमियात था, वो भी एक इदारा है, उसने ये जब वार्निंग जारी की कि भाई मुल्क में इस वक्त जो मौसम है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो शिद्दत के साथ बर्फबारी और बारिश की पेशन गोई भी है। आप ये देखें इस्लामाबाद में भी उस दिन से 4 से 5 दिन लगातार, सही है, बिल्कुल ठीक है, मगर बारिश होती गई, सही है, बिल्कुल पूरे पंजाब भर में, लाहौर में देखने बुरा हाल है। इस वक्त एनडीएम ने जो वार्निंग जारी कर दी है चनाब में कि भाई वहाँ पे भी सैलाब का खदशा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस न्यूज के बावजूद भी लोगों ने ट्रैवलिंग अपनी जारी रखी और जारी रखी। उन्होंने इसको कंट्रोल करना किसका काम था? 100% सर मैं वही बता रहा हूँ, इस पे 100% इंतजामिया का कसूर इस वजह से मैं काउंट नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि कुछ बीइंग हमारी भी जिम्मेदारी होती है शहरी होने की हैसियत से कि हम भी चीजों को देखते हैं। अब उसके बाद से जो मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ फुटेजेस जो आई हैं, उसमें ये भी देखा गया है कि लोग पुलिस वालों के साथ भी लड़ रहे हैं जो रोक रहे हैं उनको, तो भाई हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, हम चले पूरे पाकिस्तान में कोरोना लग सकता है, बहुत पूरे कोरोना का लॉकडाउन लग सकता है, तो ट्रैफिक भी रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कोई लड़ रहा है आपसे तो आप उनको बोले कि भाई ठीक है आप अपनी जान से हाथ धो लें। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको अभी रिसेंटली मिसाल दे देता हूँ। मैं इस पे देखें, मैं मिसाल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इस वजह से नहीं जाऊंगा कि एक हादसा है, जी बिल्कुल, इस पे मजीद कोई ऐसी बात करना कि मैं बिल्कुल उनको कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूँ। इंतजामी अमूर बेहतर करने चाहिए, इंतजामी अमूर बेहतर करने की जरूरत है, और इस पे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में काम भी हो रहा है। ये हादसे के बाद जो चीजें कवर करने की जरूरत है उस पर हम कार्रवाई हो रही है, मगर इसका मकसद हरगिज ये नहीं कि हम सियासत करें। मुझे नहीं पता उन्होंने अभी पहले क्या बात की है। नहीं, सरदार नजाकत साहब हमारे मौजूद थे, हम कोशिश करते हैं कि उनको दोबारा टेलीफोन लाइन पर मौजूद लें, टेलीफोन लाइन पर दोबारा लें ताकि वो इस शो में बात कर सकें। कि देखें बात ये है रियाज साहब, उन्होंने, मैंने थोड़ी सी उनकी बात सुनी जो उन्होंने आखिर में बोला, आखिरी में उन्होंने जो अल्फाज अदा किए थे, मैं उनकी मिसाल यूं देता हूँ कि अगर कैपेबिलिटी और सिलेक्टेड की बात है तो भाई पूरे हम तो इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट होके आए होंगे जब उन्हें लगता है कि वो सिलेक्टेड है, और वो अभी से नहीं, वो 80 से सिलेक्ट होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये कहते हैं कि आप इलेक्ट होकर आए, जो आपका इलेक्शन है वो इलेक्टेड है, जो उनका इलेक्शन है वो सिलेक्टेड है। सरदार साहब क्या बात करेंगे आप इस पर कि आप सिलेक्ट होकर आए और ये इलेक्ट होकर आए,
ये जो है ये ऐसा कह रहे हैं रियाज हैदर साहब। देखिए, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में जो 2018 का जो इलेक्शन हुआ है उसको ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में उसको ट्रस्ट नहीं किया जाता कि ये ज़ाहिर है इमरान के लिए पूरी दुनिया कहती है कि फेक प्राइम मिनिस्टर है, झूठा प्राइम मिनिस्टर है, सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए कि आप देखें ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन इनके साथ कोई राब्ता नहीं कर रहा। जो इनिशियली पेमेंट हमारे जो बरादर इस्लामी मुल्क है वहां से जो पेमेंट मिली थी इमरान खान की, तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्ट हुई पेमेंट वो भी हमारे आर्मी चीफ की वजह से मिली है। इनको कोई, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पता है कि ये ज़ाहिर सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के सारों के कंधे पे चढ़ के ये प्राइम मिनिस्टर बना है। और ऐसे शख्स को कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है। अभी भी यही राग अलप रहे हैं कि अभी हम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे। अब आप देखें ना, इस बात का, ये बात करने का क्या मंतिक है कि अभी इतना अरसा रह रहा है तो अभी पहले से ही करना शुरू हो गए कि चलो एक माइंड मेकअप करें लोगों के कि हम पाकिस्तान के अंदर फिर दोबारा से सिलेक्ट होके आएंगे। लेकिन एवरीडे इज नॉट संडे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग इस दफा अपना इलेक्शन किसी सूरत चोरी नहीं होने देंगे। और मेरी आप याद रखें बात कि अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि काफ लीग से बदतर इनका हाल होगा, क्योंकि जो पार्टियां इदारों के कंधों पे आती हैं, इनको पाकिस्तान के इदारे फैसिलिटेट करते हैं, जिसको साकिब निसार जैसे जज मिलते हैं वो इनको कंधा फराम करते हैं, तो उन पार्टियों की यही हालत होती है। और आज देखें ना पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। कराची से लेके खैबर तक किसी घर में गैस नहीं आती, कोई महंगाई कहाँ पे जा रही है, हमारे ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में नीचे आ रहे हैं, पाकिस्तान में ऊपर जा रहे हैं। फिर डॉलर, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि डॉलर ऊपर जाता है तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। हम तो नहीं कहते थे। आज पूरी दुनिया किया कि 100 रुपए पे ये इमरान खान कंटेनर पे चढ़ जाते थे, जबकि आज 180 और 85 में ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं पूरी दुनिया के सामने कि पूरी दुनिया इस वजह से इमरान खान को ट्रस्ट नहीं कर रही। लेकिन इनका कसूर नहीं है, क्योंकि जाहिर है इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो मुल्क को चला सकें। तो इसका मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। बाकी आप जो मर्जी बोलते रहें, आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो मर्जी बोलें। नहीं सरदार साहब, असल में यहाँ पर जो है ना वो सियासी गुफ्तगू जाहिर है कहीं ना कहीं तो जुड़ती है। लेकिन अभी हम बात करें हादसे की, इस हादसे को रोका जा सकता था रियाज साहब। और बिल्कुल रोका जा सकता। रियाज साहब, आप इस बात को, संजीदा गवर्नमेंट होती जी। इनको मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, उनको भी पता है कि इनके अहकामात मानना ना मानना एक ही तरह की बात है, क्योंकि वो इनको ऑनर ही नहीं करते। इसलिए तो उनको पता है कि ये लोग सिलेक्ट होके आए हुए पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं लग रहा कि कोई संजीदा आदमी इस गवर्नमेंट के अंदर हो जो इस तरह से कोई इनिशिएटिव ले सकता हो। से बात करे, डिप्टी कमिश्नर से बात करे। और कितनी शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से 1.25 घंटे की ड्राइव पे पाकिस्तानी मर रहे थे और ये लोग पता नहीं किस तरह की नींद सो रहे थे, इनको समझ नहीं आई है। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट ने जितने पाकिस्तान के लोगों को कसम दिए, आज जिन लोगों की वजह से सिलेक्ट होके आए वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। और आज पूरे पाकिस्तान के लोग ये बददुआएं दे रहे हैं। सिर्फ इमरान खान और उनके हवारियों को नहीं बददुआएं लग रही है, बल्कि पूरे उन लोगों को लग रही होंगी जिन्होंने इस जुर्म के अंदर वो लोग शरीक थे और उन्होंने इमरान खान जैसे शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। सरदार साहब, हैदर साहब क्या कहना चाहेंगे? आप बात है कि आप डिफेंड तो बनता है कि भाई ये जो है ना आप डिफेंड करेंगे, जाहिर है कि आपका ताल्लुक उस पार्टी से है। लेकिन अगर एज अ पाकिस्तानी, एज अ नॉर्मल सिटीजन आप सोचें कि ये चीज़ों को कंट्रोल करना, प्राइस को कंट्रोल करना, पानी की बॉटल्स की प्राइस 500 रुपये हो जाना, होटलों का किराया 70,000 रुपये एक कमरे का हो जाना, 1 लाख गाड़ियां एंटर हो जाना और उन गाड़ियों को रोकने वाला कोई ना होना, और 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का शुरू होना, 24 घंटे बाद, जबकि आपकी वहां पर कंटोनमेंट एरिया है, वहां पर बहुत नजदीकी आपका जो है वो कैपिटल शहर है जो पूरे पाकिस्तान को जहां से कंट्रोल किया जाता है, उन कंट्रोल एरिया के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इतना लेट शुरू होना, जबकि सारे वसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ऐसे छोटे से हादसा जो इतनी बड़ा बन गया। तो हैदर साहब,
देखें, पहले तो मैं सरदार साहब जो मेंगल साहब इनकी मैं बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने जो बात की है ये वही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये इनकी जो नाअहली की बात कर रहे हैं, ये जो इनकॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, ये वही इनकॉम्पिटेंट आदमी हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब वजीर इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने OIC का इजलास पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मेजबान। सर आम आवाम को क्या फायदा है उसका? सर मैं इनकी बात का जवाब दे दूं ना पहले, आम आवाम का फायदे की भी जवाब दूंगा। जबकि ये 1971 से इनकी गवर्नमेंट में रहे, मुख्तलिफ पैरा में, ये लोग ये काम नहीं कर सके। मुस्लिम ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनली तौर पर जिसे फेक लीडर माना जाता है, उस लीडर के अंडर में OIC का इजलास होता है। ठीक है। उस लीडर को पूरी दुनिया में सराहा जाता है, उस लीडर को पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एक परसेप्शन जा रहा है इस वक्त कि पूरी दुनिया में अगर कोई लीड कर सकता है मुसलमानों को तो वो एक लीडर जो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। जो इनकी बात का तो इनको शायद ये वो कहते हैं ना कि आंखों के सामने पर्दे आए हुए हैं, शायद इनको नजर नहीं आ रहा, ये शायद ये देखना नहीं चाह रहे। ठीक है। मेरा अब देखें, बात हो रही थी मरी हादसे में, मैंने आपको उसमें पहले अपना वासे अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि एक हादसा हुआ है। इसमें मैं 100% में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 100% इंतजामिया की गफलत है, उसमें साथ शामिल है और भी गफलत शामिल है, मगर अगर ये बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से तो इनको पॉलिटिकली जवाब मिलेगा। इन लोगों ने 50 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है। कराची का जो हाल ये बता रहे हैं, कराची का हाल करने में कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला शहर, सुबह सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को इस 13 साल से लगातार और 50 साल तकरीबन इनको पार्टी को हो गए हैं, 29 साल से ज्यादा का अर्सा इन्होंने सिंध में रूल किया है। इन्होंने क्या दिया है कराची को? आज तक कराची का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, पूरे पाकिस्तान में इसकी नवीद कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी पार्टी का टाइम उठा लें, जिनमें मुख्तलिफ पार्टीज के 1-2 गवर्नमेंट बीच में आई थी। मुशर्रफ गवर्नमेंट में आप देख लें, पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में डेवलपमेंट वर्क का थोड़ा काम हुआ था, इसका तो बेड़ा गर्क इन्होंने भी साथ में कर दिया। ठीक है। मजीद इकोनॉमिक की जो बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाने वाले पीपल्स पार्टी हुकूमत है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा नुकसान तो किसी ने भी नहीं पहुंचाया। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के कर्जों की लिस्टें उठाएं और उनको कंपैरिजन करें, आप पूरे 80s अर्ली 80s से उठा के शुरू करें और उसको आप 2018 तक काउंट कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ लादने वाले में सबसे बड़ा हाथ किसका था? हैदर साहब टाइम की कमी है, अगर हम सिर्फ हादसे की बात कर लें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए इंशाल्लाह फिर आप दोनों को एक दिन जो है प्रोग्राम में टाइम दे देंगे और हम पॉलिटिकली बहस जो है उसको कर लेंगे। अगर थोड़ा सा हादसे के ऊपर कि हादसे रोके कैसे जा सकते हैं और आगे हिकमत अमली क्या है कि मजीद ऐसे हादसे ना हो। आखिरी सवाल है आपसे, फिर प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होने को है। पॉलिटिकल बात नहीं की, मगर जब मुझसे कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब भी जरूर मिलेगा। जी ठीक है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ हादसे की तरफ। हादसे का मैंने पहले भी आपको बताया कि इंतजामी अमूर की गफलत आप 100% तो काउंट नहीं कर सकते। आप कल जदीद दौर में जब यहाँ पे हमने घर से भी निकलना होता है, हम भी आपके प्रेडिक्शन देखते हुए, चीजों को देखते हुए मैनेज करते हैं। हैदर साहब देखें, यहाँ पर आप इस बात को असल में अगर हम गलती माने और आगे गलती की तैयारी करें कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, जरूर हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक सिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर इतनी गाड़ियों की कैपेसिटी नहीं है और आप खुशी से वरगला रहे हैं और खुशी से आप ये ट्वीट कर रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी दाखिल हो गई है और हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो हैदर साहब आप नहीं समझते कि इसको ये ट्वीट ये होता, मैनेजमेंट को होता, ये ट्वीट होता कि बराए मेहरबानी आप लोग ना निकले, आप लोग इतनी कसीर तादाद में मरी में दाखिल ना हो, मैं हुकूमत से और इंतजामिया को कह देता हूं कि भाई इन लोगों को गाड़ियों को जाने की इजाजत ना दी जाए। बिल्कुल, देखें हादसा हो जाने के बाद तो कोई भी शख्स जो है या कोई भी इंतजामी जो है वो ये काम करती है और उसके बाद ये काम हुआ है, मगर हादसा भी तो अब प्रेडिक्शन जो है वो तो कहीं भी नहीं थी। प्रेडिक्शन तो एक दिन पहले जो इन्होंने महकमा मौसमियात ने जारी की थी उसके मुताबिक ही होता है, मगर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हम ये बात कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं, दूसरी पार्टी जो इस वक्त पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रही हैं, वो ये कह रही है कि इनकॉम्पिटेंसी है। भाई इनकॉम्पिटेंसी है ना सर, इनकॉम्पिटेंसी है, इस बात को आप कबूल करेंगे, इनकॉम्पिटेंसी है। उसकी वजह यह है कि 1 लाख गाड़ियां दाखिल हैं, लेकिन उस पर ट्वीट ये हो रहा है बजाय इसके उसको मैनेज करने के। बहरहाल इनकॉम्पिटेंसी
पूरे 3 साल हो गए, इनकॉम्पिटेंसी 4 साल देखने को आ रही है, महंगाई कहां जा रही है इस बात को भी आपने देख लिया। साहब इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको जरूर जो है अपने प्रोग्राम में दोबारा मदऊ करूंगा, अभी प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब और बहुत शुक्रिया रियाज हैदर साहब आप लोगों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। और इन चीजों को हमने खुद एज अ सिटीजन देखना है, एज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखना, एज अ सिटीजन देखें। कीमती जाने पाकिस्तानी थी, कीमती जाने हमारी और आपकी थी, तो इनको हम बेहतर करने की तजावीज भी पेश करेंगे और मिलकर चीजें बेहतर भी मजीद हो सकती हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अभी फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।